एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस नए चैनल एकलव एकेडमी द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक से एक दो क्वेश्चंस की। यानी इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में कभी ना कभी पूछे गए हैं। इवन कई क्वेश्चंस तो कई बार रिपीट होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे शॉर्ट मेथड्स, ऐसे ट्रिक्स और अप्रोच के बारे में हर सवाल को सॉल्व करने का तरीका दिया जाएगा जिससे आप उसका यूज करके क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस है वो मैं आपको लगातार वीडियो में बताती जाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस किस चैप्टर से इसमें दिए गए हैं। तो एक तरीके से ये आपके रीजनिंग बूस्टर की तरह काम करेगा। आप इसको अपने रिवीजन में, स्पेशली कोई एग्जाम आने वाला है उसके रिवीजन के लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निर्देश। प्रश्न संख्या 1 से 2 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। देखिए ये जो पहला दूसरा क्वेश्चन है ये आता है रीजनिंग के टॉपिक एनालॉजी, सादृश्यता से। इसमें पहला और दूसरा आपको जो वर्ड दिया है जैसे कि डरावना और मनोहर, आपस में इनका जो संबंध है विनाशक, और अगला जो आंसर आना चाहिए उसका भी सेम वही संबंध होना चाहिए। सादृश्यता का मतलब होता है जो पहले का मतलब है दूसरे से वही तीसरे का मतलब होगा चौथे से। तो देखिए डरावना और मनोहर एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि विलोम है। डरावना यानी कोई चीज भयानक और मनोहर कोई चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। ऐसे ही विनाशक यानी कि कोई चीज बहुत ज्यादा विनाश करने वाली, हार्मफुल। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो आप ऑप्शंस देखिए कौन सा होगा। अनपकारक यानी हानिकारक, अभद्र, छन्ना या कुरूप। बहुत सिंपल सी चीज है अहानिकारक, क्योंकि विनाशक होता है हानिकारक। सेकंड क्वेश्चन, AY, RR, JC, CA, TTLE आपस में जिस तरह संबंधित हैं ऐसे ही NCPD, CAR किससे संबंधित होगा। देखिए बहुत इजी सी चीज है। अगर आप देखेंगे A और C में 2 का डिफरेंस है, Y और A में, क्योंकि Y के बाद Z आता है फिर से A स्टार्ट हो जाएगा, 2 का डिफरेंस है। R के बाद T, 2 का डिफरेंस, R के बाद T, 2 का डिफरेंस। इस तरीके से बहुत ज्यादा इसमें सिंपल से डिफरेंस 2 का है। तो हम देखेंगे N के बाद क्या आता है, N क्या OP, 2 बाद P आएगा। C के बाद क्या आता है, 2 E, PE। अब आप ऑप्शन में देखिए PE से एक ही ऑप्शन है तो हमें ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर कर देंगे हम, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश। प्रश्न संख्या 3 से 5 में दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए सिंपल है, श्रृंखला से क्वेश्चंस आते हैं। श्रृंखला नंबर की भी हो सकती है और जो श्रृंखला एग्जाम्स में आती है वो आपके अल्फाबेट की भी हो सकती है। तो श्रृंखला चैप्टर है, देखते हैं इससे। ACEBTFGI तो फोर्थ क्या है। देखिए ACE में कितने का डिफरेंस है, A और C में 2 का, C और E में 2 का, BD में 2, DF में 2 का, GI में 2 का और I और K में 2 का डिफरेंस। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए। श्रृंखला का मतलब है एक सीरीज, नॉर्मल, एक किसी भी सार में सारी चीजें लगी हुई हो, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो, रिपीटेड क्रम में हो। अब जैसे इसमें 1 2 3 4 ऑप्शंस रिपीटेड यानी 2 2 2 2 का सब में डिफरेंस है। तो हम एक ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें 2 प्लस होते हुए जा रहे हो। तो L से J तो माइनस हो गया, यहाँ तो ये गलती हो गया। Z से Y 1 का डिफरेंस और माइनस है वैसे भी। ये देखिए H, J और L में 8 10 12, यानी कि ये आता है 8 पे, ये आता है 10 पे, ये आता है 12 पे। आंसर हो गया हमारा C। नेक्स्ट देखते हैं, ये नंबर्स की श्रृंखला आ गई। 30, 24, 19, 15, 12। देखिए बहुत सिंपल सा है। 30 में से 6 गए, 24, 24 में से 5 गए, 19, 19 में से 4, यानी श्रृंखला घटती हुई आ रही है। 4 में से 3 गए, अब 2 घटेगा और 12 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 7, 17, 32, 52, 77। देखिए 2 से 7 में 5 का डिफरेंस, 7 से 17 में 10 का, 15 का, 20 का, 25 का। तो नेक्स्ट में कितने का आएगा, 30 का। और 77 में जब हम 30 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 107। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे, नॉर्मल से। इसमें हमें कॉपी पेन की जरूरत नॉर्मली भी नहीं पड़ती है, तो इसके लिए कोई ट्रिक अप्रोच की जरूरत नहीं है। जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस का हमें अंदाजा लग जाता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखिए इसमें क्या है, ये आता है आपका शब्दों का तार्किक क्रम करके, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ
वर्ड्स, ऐसे करके आपको एक चैप्टर रहता है। किसी किसी बुक में एक दो जो अक्षर होता है या शब्द होता है वो थोड़ा डिफरेंस भी दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली शब्दों का तार्किक क्रम है। अभी इसमें हमें क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे अपशोषण, पाचन, पोषण और उत्सर्जन। इसके लिए देखिए, हमें अगर इस तरीके की कोई चीज आ जाती है, ये बायो से रिलेटेड है, तो हमें इसके लिए थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी होना जरूरी है। रीजनिंग में कई बार आपको जनरल नॉलेज की बहुत जरूरत पड़ती है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको किसी एक क्रम में लगाना है। देखिए, क्रम क्या हो सकता है, अवरोही भी हो सकता है, आरोही भी हो सकता है, लेकिन क्रम होना चाहिए। यानी कि जो प्रोसेस है, हो सकता है ऑप्शंस जो प्रोसेस स्टार्ट होती है एंड तक दिया जाए या एंड से स्टार्ट तक दिया जाए, वो हम ऑप्शन में देख लेंगे। पहले हम देखते हैं क्रिया होती कैसे है। देखिए, अगर इन सबके हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है पाचन, यानी कि पचना स्टार्ट होता है। अभी पाचन हो गया, पाचन के बाद क्या होता है, फिर वो हमारी पचने के बाद बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद जब हमारी बॉडी में कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसी से तो हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषण मिलेगा, और फिर जो वेस्ट होता है वो उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन जिसे बोलते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसका बाहर आना उत्सर्जन कहलाता है। तो सबसे पहले पचा, पचने के बाद कोई भी चीज डाइजेस्ट हुई यानी किसी में घुली, फिर एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। हम कोई चीज घोल के रख देते हैं जैसे है ना, फिर उसके फुलाने के लिए रख देते हैं तो वो अवशोषण होता है। फिर हम उस चीज को इनटेक करके वो पोषण हमें दे रही है, और जो वेस्ट होता है वो छान के उत्सर्जन निकल जाता है, मतलब वेस्ट मटेरियल। तो इस तरीके से या तो देखिए जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 1 3 4, या अगर हम उल्टा देखेंगे तो 4 से इधर। तो देख लेते हैं कौन सा है, 2 1 3 4 हमें ऑप्शन दे रखा है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। देखिए, विषम शब्द का मतलब है ये होता है ऑड वन आउट, है ना, विषम छांटिए। सिंपल चैप्टर का नाम भी यही होता है। तो देख लेते हैं इसमें से विषम जो हमसे पूछा गया है। देखिए, किसी भी आधार पर हो सकता है, कोई शब्द हो सकते हैं 4 जनरल नॉलेज के, उसमें से हमें पता होना चाहिए। 4 कोई 3 कैपिटल दे दी, एक कोई करेंसी दे दी, कोई मात्रक दे दिया, किसी का अलग विमा दे दी, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है। 3 किसी एक आधार पर समान है और एक जो होता है वो अलग होता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या अलग है और क्या एक जैसा है। देखिए, M 13 पे आता है, 13 में से ये कितना माइनस हो रहा है, इसमें ये 13 और ये 9 पे आता है 4 माइनस, इसमें कितना माइनस हो रहा है 2 माइनस, और इसमें कितना हो रहा है 2 माइनस, ठीक है। इसमें ये कितना हो रहा है, अगर हम X से T पे आते हैं 4 माइनस, फिर 3 माइनस, और फिर इसमें कितना हो रहा है हमारा 2 माइनस, ठीक है। इसमें कितना हो रहा है 18 से 14 4 माइनस, फिर उसके बाद N से K 3 माइनस, और K से I 2 माइनस। इसमें कितना हो रहा है H से D 4 माइनस, 4 से फिर ये 3 माइनस, और फिर ये कितना हो रहा है 2 माइनस, क्योंकि A से जब हम लौट के जाएंगे Z पे तो 1 माइनस और Y हो जाता है 2 माइनस पे। तो आपने देखा ये जो था MIGE, इसमें क्या हो रहा था, M से I पे 4 माइनस था, I से G पे यहाँ पे 2 माइनस हो गया, जबकि होना कितना था 4 3 2। ये जो कंटिन्यूस सीरीज चल रही है सब में वो चल रही है 4 3 2 और 1 की, 4 3 2 1 तो आया ही नहीं, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है 4 2, तो I के बाद जस्ट हम पीछे आते हैं तो H और G दो का डिफरेंस हुआ, तो इसका आंसर क्या हो गया ये। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखिए, फिर से वही आ गया शब्दों का तार्किक क्रम। हमें इसमें अब देखिए, इसमें क्या हो सकता है, अपार्टमेंट, शहर, सड़क, इमारत, परिसर। छोटे से बड़े को हम ले सकते हैं या बड़े से छोटे को, एक क्रम लग रहा होगा, यानी क्रम नहीं बिगड़ेगा, वो बढ़ते में हो चाहे घटते में हो। देख लेते हैं इसमें सबसे पहले, अगर हम देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या होगा, अपार्टमेंट, ठीक है। तो अपार्टमेंट सबसे छोटा चीज आ गई, ठीक है। अपार्टमेंट के बाद क्या हुआ, जब उसमें इमारतें बन जाती हैं, अपार्टमेंट में इमारतें बन के एक पूरा परिसर बन जाता है। परिसर के बाद फिर वो सड़कें बन गई और एक पूरा क्या हो गया, शहर बसने की बात हो गई, यानी एक पूरा शहर बस रहा है। जैसे अपार्टमेंट मिला के इमारतें, फिर इमारतें एक परिसर में होती हैं, फिर वहां पे सड़कें, और पूरा मिलके क्या हो गया शहर। यानी कि सबसे पहले हमारा 1 4 5 3 2, तो ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट, इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत होती है। इस टाइप के क्वेश्चन जो सीरीज के आते हैं, अक्सर कर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ये इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक छोटी सी अप्रोच है, और बाकी तो मैं जब चैप्टर वाइज, अभी बहुत जल्दी हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, वो चैप्टर वाइज जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें एक बार में बिल्कुल क्रिस्टल
क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बट उससे पहले अभी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए जो है उसमें लगभग स्टूडेंट्स सारे प्रैक्टिस और सब चीज पढ़ तो चुके होंगे, अभी बस उन्हें रिवीजन चाहिए होता है। तो उसके छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर शायद हो सकता है लास्ट टाइम में आपको वो हेल्पफुल हो। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है कि जब भी ऐसा कोई सीरीज आए आपके सामने तो आप क्या करिए, सबसे पहले उसको काउंट करिए कितने हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए, सीरीज का मतलब होगा कि एक क्रम में चलना। 12 है ना, तो या तो 4 4 के 3 पार्ट में बटे होंगे या 3 3 के 4 पार्ट में बटे होंगे। तो हम देखिए सबसे पहले इसे 4 4 के पार्ट अगर करके देखें, देखिए सीरीज भी 3 4 तरह की होती है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। सीरीज होती है, ऐसा हो सकता है एबीसी एबीसी एबीसी, इसको कहते हैं रिपीटेड सीरीज, है ना। एक होता है एबीसी, फिर अगले में बीसीडी, फिर अगले में सीडीए, यानी कि आपको एक एक क्रम आगे पद बढ़ता जा रहा है। ये हो गई बढ़ते क्रम में सीरीज, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप की सीरीज होती है, रिपीटेड, बढ़ते क्रम में। तो अगर हम थोड़ा सा देख के अंदाजा लगा लेते हैं, हमने इसको 4 4 में बांटा, तो मैं देखूंगी इसमें सेकंड नंबर पे, क्योंकि अगर ये रिपीटेड सीरीज होगी तो इसमें सारे क्रम एक जैसे लगे होंगे। जैसे इसमें थर्ड नंबर पे क्यू आ रहा है, इसमें भी थर्ड नंबर पे क्यू आ रहा है और इसमें भी थर्ड नंबर पे क्यू आ रहा है। इसका मतलब जो सीरीज है रिपीटेड है और 4 4 में बटी हुई है। जब क्यू आ रहा है रिपीटेड है तो सिंपल है, यहाँ आर है तो हम यहाँ भी आर फिल कर देंगे जब रिपीटेड ही सीरीज है, और यहाँ भी क्या करेंगे, आर फिल कर देंगे। अभी हमें मिल गया फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले में पी है तो हम यहाँ भी पी फिल कर देंगे, और यहाँ तो पी है ही। देखिए सबका पहला पहला पद पी हो गया। अब दूसरा पद इसमें क्या है, क्यू, तो हमें मिल गया यहाँ पे हमें क्या बनाना है, क्यू। तो पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर और पी क्यू क्यू आर। ऑप्शन देख लीजिए हमें कौन सा चाहिए, क्यू आर पी आर क्यू, क्यू आर पी आर क्यू, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम, इसमें क्या है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, ठीक है। 20 में भी वही, या तो 4 4 का होगा, 1 2 3 4, या 5 5 का। पहले हम एक बार 4 में करके देख लें, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। अभी आप देखिए इसको, अगर रिपीटेड सीरीज होगी तो हमें देखते समझ में आ जाती है, बढ़ते क्रम में हो वो भी समझ में आ जाती है। अभी इसमें तो हमें पूरा एक ऑर्डर मिल गया, एसीबीसी एसीबीसी, तो सिंपल है, रिपीटेड सीरीज है, हमें सब किसमें फिल करना है, एसीबीसी एसीबीसी, बस सिंपल है, ए सी बी सी, यानी कि बी एक इसमें ऑप्शन है। सॉरी, इसमें डी ऑप्शन आई थिंक कहीं मिस्टेक हो गई है, तो डी ऑप्शन है नहीं। देख लेते हैं इसमें मिलेगा मिलेगा, नहीं तो ऑप्शन तो नया फिर हमें रखना ही है, ए सी बी सी और ए सी बी सी। तो हमें जो ऑप्शन चाहिए वो है बी ए सी सी, तो बी ए सी सी हमें ऑप्शन मिल गया बी, ठीक है। डी ऑप्शन से कोई फर्क नहीं है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इसका जो आंसर है वो बी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं हम, नेक्स्ट सवाल में। इसमें भी कितने हैं अगर हम देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वही होगा, या तो 3 3 के या 4 4 के, ठीक है, या तो 3 के या 4 के। अभी हम देखिए इस सीरीज में देखेंगे, चाहे तो हम 3 में बांट ले, 4 में अगर हम बांट के देखेंगे तो देखिए ये 4 4 और 4। अब आप देखिए यहाँ ए आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। या तो रिपीटेड होती तो सब जगह बी आता, बढ़ते क्रम में होता तो एक जगह बी होता, पीछे से सेकंड में एक जगह सी होता, एक जगह ए होता, तो 4 4 में बांटने से कोई फायदा नहीं है। अब इसको हम अगर 3 3 में बांट के देखेंगे, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3। देखिए इस तरीके की सीरीज कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये सीरीज क्या होती है, आपको इसमें एबीसी 3 लेटर्स का यूज करना है, और सिंपल आपने देखा यहाँ सी भी है ए भी है, तो आपको इस वाले में जो कंप्लीट करना है वो बी, यानी कि तीनों लेटर सारे जितने भी पद है उनमें कंप्लीट करना है। इसमें बीसी आ रहा है तो इसमें हमें ए फिल करना होगा, है ना, और इसमें क्या आ रहा है, ए भी आ रहा है तो इसमें हमें सी फिल करना होगा। देख लेते हैं सी से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ये है, तो बस आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन का लॉजिक यही होता है कि आप एक बार गिन लेते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप किसी चीज को एक क्रम में पढ़ते जाइए, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या सीरीज होगी, बट आप उसको एक बांटने में, अब जैसे हम इसको पढ़ेंगे, अभी मैं इसको पढ़ती ए सी बी सी ए सी, वो अगर अभी तो मैं ऐसे रोक दी हूँ ए सी बी सी ए, फिर बी सी सी बी सी, समझ ही नहीं आता ये कहाँ पे रुकेगा, कहाँ पे इसका स्टॉपेज है, तो वो सीरीज नहीं बन पाती। तो इसका एक सिंपल लॉजिक यही होता है कि आप उसको पहले क्रम में बांट लीजिए, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज के ऐसे होते हैं जिसमें अक्सर कर स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए। अगर चैनल से हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं और आप आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। ये होता है शब्दकोश, डिक्शनरी, वही ठीक है क्रम। तो यहाँ पे क्या है, शब्दकोश। देखिए शब्दकोश में क्या है, डिक्शनरी हम सबको देखना आती है। सबसे पहले अगर ए वाले लेटर, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। अब मान लीजिए ए वाले लेटर भी एक डिक्शनरी में अगर 1000 है तो उसमें सबसे पहले अब हम पहला वर्ड तो सबका ए है, अब उन 1000 में दूसरे वर्ड पे आएंगे हम, यानी दूसरा वर्ड देखेंगे। अगर डबल ए है तो पहले वो आएगा, ए बी वाले बाद में आएंगे, है ना, इस तरीके से। अब मान लीजिए डबल ए वाले भी 10 मीनिंग्स हैं तो डबल ए वाले में भी अब हम तीसरे लेटर पे, यानी कि अगर कोई भी वर्ड जो सेम है उसमें आगे का वर्ड देखते जाते हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे, देखिए आई के आधार पर तो हम सिलेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि सब में पहला आई है, तो सभी आई वाले कॉलम में होंगे। तो हम अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड क्या है, आर है, एन है, आर है, एन है, एन है। तो सेकंड वर्ड में 3 जगह एन है और 2 जगह आर है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो आर वाले वर्ड्स होंगे वो बाद में आएंगे, पहले जो तीनों लगेंगे वो कौन से लगेंगे, एन वाले, क्योंकि सेकंड लेटर जो है वो एन पहले आता है तो इसमें पहले ये वाले लगेंगे। तो देखिए हम इससे क्या है, जो 3 वाले ना लेके हम बाद वाले 2 देख लें तो इजी रहेगा ना हमारे लिए। हमें पता चल गया चौथे और 5वें नंबर पे तो ये दोनों आने हैं। अब इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो तीसरे पे वी है और इसमें तीसरे पे आर है, तो पहले कौन सा आएगा, ये आएगा। यानी कि अगर हम सबसे लास्ट से सेकंड में देखेंगे और यानी सबसे लास्ट वाला देखेंगे तो कौन सा होगा, ये सेकंड। तो सबसे लास्ट जो सेकंड ऑप्शन में है वो इसमें है, तो आंसर हो जाएगा ये। बस हमें सारे लगाने की जरूरत नहीं थी, हमें पता चल गया एन वाले जो आर वाले हैं वो पहले आने हैं। सॉरी मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है, एक जस्ट वेट, हाँ मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये नहीं होगा इसका आंसर, सॉरी। आई एन वाले तो हमें पता है 1 2 3 नंबर पे लगेंगे, लास्ट में लगेगा ये थर्ड और फर्स्ट, ठीक है। अब थर्ड और फर्स्ट में हम देखेंगे आई डबल आर तक तो इक्वल है, ई तक भी इक्वल है, यानी 4 लेटर इसके बिल्कुल इक्वल है, इसके और इसके। तो इस आधार पे हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा लेटर सबसे बाद में या पहले आएगा। अब देखिए चौथे लेटर में एल है और इसमें एस है, तो पहले कौन सा आएगा, एल वाला, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, एस वाला। तो चलिए अब इस हिसाब से भी लास्ट में जो है अभी हमारा कौन सा आना है, ये थर्ड वाला। अब थर्ड जो है वो 2 ऑप्शन में है, इसमें भी है और इसमें भी है थर्ड, ठीक है। तो हम सबसे पहला देख लेंगे आई एन वाला, आई एन वाला और आई एन वाला। अब इसमें भी देखिए आई एन वी सब में है, इससे हम नहीं निकाल सकते, आई एन वी और आई एन वी। फोर्थ लेटर देखिए ए है इसमें, इसमें ई है, इसमें आई है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ए वाला। तो फोर्थ वाला किसमें है, इसमें, आंसर, ठीक है। मिस्टेकली मुझसे थोड़ा मिस्टेक हुई, इस वजह से क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग गया, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहला देख लीजिए, सबसे लास्ट वाला देख लीजिए, आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित शब्दों को कोश में दिए गए क्रम से उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। यानी कि सबको उल्टे क्रम में कर देते हैं। उल्टे क्रम में बहुत इजी है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा, फिर ये वाला, ये एस से स्टार्ट होगा, ये टी से स्टार्ट होगा, ये ई से स्टार्ट होगा। तो उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो जब उल्टे क्रम पर लिखा जाएगा तो सबसे पहला तो ये आएगा ना, क्योंकि ये कैसे हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी ई, है ना, एल, इस तरीके से। तो शब्दों को कोश में उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो ई एल हो जाएगा इसका, सॉरी ई एस एल, इस तरीके से, है ना। इसमें एस हो जाएगा, इसमें तो सबसे दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, सबसे पहले पे ये आएगा और दूसरे पे एन वाला, तो इसका आंसर हो गया एक्सप्लोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 खिलाड़ी पी क्यू आर और एस एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू पी के पूर्व में है, आर पी के दक्षिण में और एस पी के उत्तर में। तो एस क्यू की किस दिशा में खड़ा है, देखते हैं। देखिए क्यू पी के पूर्व में, अगर मैं एक दिशाओं की सिंपल सी बात करूं तो देखिए इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये कौन सी है, ईस्ट है, ठीक है, और ईस्ट के सामने वाली वेस्ट, ऊपर वाली नॉर्थ और नीचे वाली साउथ। इसी तरीके से हम एक जो मैप हमारा है वो इस तरीके से है, ठीक है। हम
दिशाओं को देखते हैं तो Q P के पूर्व में है। अब Q अगर पूर्व में है तो Q किसी के पूर्व में है तो दूसरा जो होगा वो उसके पश्चिम में होगा, ठीक है। या ऐसे कह लो Q क्या आ गया, P के पूर्व में आ गया, ये इसके पश्चिम में, ठीक। R P के दक्षिण में है तो P के दक्षिण में, तो P से नीचे होगा क्योंकि दक्षिण नीचे है, तो R कहाँ पे, P के दक्षिण में, तो R P के दक्षिण में। आगे S P के उत्तर में, तो P के उत्तर में है तो S कहाँ पे होगा, यहाँ होगा, ठीक है। अब पूछा गया है S Q की किस दिशा में खड़ा है, तो S जो है वो Q से किस दिशा में है, तो देखिए ये जो दिशा है वो सह दिशा हो गई। सह दिशा का मतलब है ये वाली दिशा, और ये दिशा किसको मिला के बनती है, पश्चिम और उत्तर को मिला के, तो कौन सी बनती है, उत्तर पश्चिम। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल की ओर संकेत करते हुए शिप्रा कहती है उसकी माँ के पिता मेरे भाई के दादा हैं। अनिल शिप्रा से कैसे संबंधित है, ससुर पिता भाई ममेरा भाई, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब आगे देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे आप समझिए, मैंने पहले सॉल्यूशन दे रखा है लेकिन इसको थोड़ा सा समझते हैं। अनिल की ओर संकेत करते हुए शिप्रा कहती है, तो शिप्रा कह रही है अनिल की ओर की, उसकी माँ किसकी, अनिल की, तो हमने सबसे नीचे अनिल को लिखा। अनिल मतलब उसकी माँ के पिता, यानी अनिल की माँ के पिता, तो अनिल की माँ के पिता, एक बात बताइए अनिल के कौन हुए, अनिल के तो वो दादा हुए ना, अनिल की माँ के पिता अनिल के दादा हुए, ठीक है। अब आगे वो क्या कह रही है कि उसकी माँ के जो पिता हैं, शिप्रा कह रही है मेरे भाई के दादा हैं। भाई दादा तो ये अनिल के भी है, और शिप्रा कह रही है मेरे भी भाई के दादा हैं, तो शिप्रा के भी भाई, शिप्रा के भाई के दादा हैं तो शिप्रा के भी दादा हैं, तो जब ये कौन हो गए आपस में, अनिल और शिप्रा भाई बहन, ठीक है। तो अनिल के बारे में पूछा गया, अनिल शिप्रा का कौन हो गया, भाई, क्योंकि दादा अनिल के हैं और शिप्रा कह रही है मेरे भाई के भी हैं, है ना, तो शिप्रा के भी दादा हो गए, तो सब आपस में ये कौन हो गए, भाई बहन। तो अनिल के बारे में पूछा गया है तो भाई, शिप्रा के बारे में पूछा जाता तो आंसर होता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी में 3:30 बजे हैं, 3:30। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखिए हम लोग सबसे पहले एक बार ये दिशाएं देख लेते हैं, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ये वाली जो मैंने नहीं लिखी है ये कौन सी दिशाएं हो गई, ये उत्तर पूर्व हो गई, ये उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम दक्षिण, या दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब ये बोल रहा है यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है, तो मिनट की सुई, इसका मतलब उत्तर, मिनट की सुई तो 6 पे होगी ना, तो ये वाली दिशा उत्तर पूर्व है, यानी कि ये जो सुई दे रखी है वो किस पे दे रखी है, 6, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो घड़ी के हिसाब से यहाँ कौन सा पॉइंट है, 6 पॉइंट है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, देखिए ये 6 होगा तो ये वाला कितना होगा, ये 5 होगा, ठीक है, ये 4 होगा, और ये कितना होगा, ये 3 होगा, ठीक। अब घंटे की सुई कहाँ पे होगी, 3 से थोड़ा आगे ही तो होगी, और 3 से थोड़ा भी आगे होगी तो दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली, और जब ये वाली दिशा हो जाएगी तो आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो आंसर कौन सा हो गया, उत्तर पश्चिम। बहुत सिंपल सा है। इस तरीके के सवालों में आपको जो सुई दी जाए, जैसे उत्तर पूर्व की ओर दे रखी है ना, वही डिजिट लिख लीजिए उस पे, उस हिसाब से पूरी क्लॉक आप सेट कर दीजिए, सिंपल आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, ये आपको स्टार प्रतीकों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलन करने के लिए गणितीय प्रतीकों का सही संयोजन चुनिए। देखिए इस तरीके के सवालों को भी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत टाइम स्टूडेंट्स लगा देते हैं, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो देखिए एक बार ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस में सबसे लास्ट में बराबर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें बराबर आना ही आना है। अब जब बराबर आना है तो इस वाली वैल्यू को हमें क्या करना है, 16 के बराबर, जब इस वाली वैल्यू को हमें 16 के बराबर करना है तो ये 45 तो बहुत बड़ा है, इसका मतलब है इस वैल्यू को कम करने के लिए या तो इन दोनों का प्लस करके इससे भाग करें या यहीं पे भाग हो जाए, यानी कि एक तो हमें जरूरत है भाग की, क्योंकि जब तक ये वैल्यू, मान लीजिए भाग का चिन्ह अगर यहाँ आ गया, यहाँ प्लस और गुणा का आया, तो 45 का गुणा अगर होगा या प्लस होगा फिर तो वैल्यू बहुत हो जाएगी, हमें तो 16 लानी है। 16 ये वैल्यू कैसे हो सकती है, ये पूरी वैल्यू मिला के जब हम भाग कर दें, वो भी 45 या किसी बड़ी संख्या का, तो या तो भाग का चिन्ह यहाँ आएगा या भाग का चिन्ह सेकंड नंबर पे आएगा, तो सेकंड या फर्स्ट में जो भाग का चिन्ह है वो इसमें है, आंसर कर दीजिए। अब आप एक बार देख लीजिए, यहाँ प्लस का आ रहा है, यहाँ भाग का आ रहा है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 48 को फिर यहाँ भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 48, 6 8 48, 8, और यहाँ गुणा का आ जाएगा तो 8 दूनी 16, इक्वल हो गया।
तो कोई बड़ी संख्या अगर दी होती है तो हमें पता है उसके बराबर में छोटी करनी है, तो उस बड़ी संख्या का भाग हमें करना ही पड़ेगा उस संख्या की वैल्यू कम करने के लिए। बस ऑप्शन देख के आंसर तुरंत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, पक्षियों, कुत्तों के बीच सही संबंध को दर्शाता है? देखिए ये है वेन आरेख से सवाल। बहुत ज्यादातर मोस्टली एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं और कई एग्जाम्स में तो वेन आरेख और इस तरीके से न्याय निगमन इन चैप्टर्स से बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्या है, आपको ये मान लीजिए जो 3-3 गोले दिए हैं इसमें आपको एक कबूतर, एक पक्षी और एक कुत्ते को मानना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि इनके बीच में संबंध क्या होता है। देखिए कबूतर जो है वो पूरी प्रकार से क्या है, पक्षियों के अंतर्गत आता है, तो कबूतर जो हो गया वो किस कैटेगरी में आ गया, पक्षियों की, और जो कुत्ते हैं वो जानवर की आते हैं तो वो अलग हो जाएंगे। तो इसको जो दर्शा रहा है वो ये दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो बहुत सिंपल सा है, फ्रेगमेंट का यूज करके किसे नहीं बनाया जा सकता, RAGE तो इसमें है, बनाया जा सकता है। TEAR ये भी बनाया जा सकता है। MEAN ये भी बनाया जा सकता है। RACE, देखिए फ्रेगमेंट में C कहीं भी नहीं है तो RACE इसको नहीं बनाया जा सकता है। ये वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है, ऐसे एक चैप्टर होता है उसमें इस तरीके के सारे सवाल हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनिए जो शब्द में दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन, इसमें YEAR सारे शब्द हैं, WEAR ये भी है, EAR ये भी है और JAW जे नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। नेक्स्ट सवाल, यदि 10 लड़के 10 दिन में 10 किलोमीटर चलते हैं तो 3 लड़कों को 10 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? देखिए इस तरीके के टोटली ये होती है, टोटली जैसे हम कह सकते हैं कंप्लीट रीजनिंग, एक आपका जो लॉजिक लगता है। यहाँ क्या करते हैं लोग, M1D1 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए वो काम नहीं आएगा। एक बहुत सिंपल सा होता है कि 10 दिन में 10 घंटे में इतनी साड़ियां सूखती हैं, तो बताइए इतने दिन में कितनी साड़ियां सूखेंगी। तो देखिए मैं अगर एक छत पे 10 साड़ियां डाल दूं या 5 साड़ियां डाल दूं, अगर वो 1 घंटे में सूख रही है तो सभी साड़ियों को सूखने का समय 1 घंटे हुआ ना। अलग अलग ऐसा थोड़ा ना सब साड़ियां मिला के, कपड़े तो सब अलग अलग सूख रहे थे ना। इसी तरीके से 10 लड़के 10 दिन में 10 किलोमीटर चल रहे हैं, तो सिंपल सी चीज है, हर एक लड़का 10 किलो यानी 1 किलोमीटर पर डे चल रहा था, तभी वो 10 दिन में 10 किलोमीटर चल पाएगा। तो 3 लड़कों को 10 किलोमीटर, भाई 3 लड़के, हर लड़का अपना अपने पैरों से चल रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं कि आधा 10 लड़कों में से कुछ स्पेस उसने कवर किया, कुछ उसने दूरी, ऐसा नहीं है। तो सिंपल हर एक लड़का 10 दिन में 10 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 1 दिन में 1 किलोमीटर। तो 3 लड़के भी कितना चलेंगे, 10 किलोमीटर ही चलेंगे, सिंपल। यानी हर लड़का अपना अपना 1 किलोमीटर कवर करेगा, तो 10 दिन तो लगेंगे, सिंपल। राम और श्याम ने एक निश्चित स्थान से चलना शुरू किया। राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर दाईं चलकर मुड़ गया, फिर वह 4 किलोमीटर चला। श्याम पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। राम श्याम की दूरी कितनी है? देखिए एक स्थान से चले, तो मान लीजिए पर्टिकुलर ये स्थान है, यहाँ से दोनों चले, तो एक चला उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, तो ये हमने 3 लिख दिया। फिर दाएं मुड़ा, देखिए यहाँ एक लॉजिक होता है, दाएं बाएं मोड़ने में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा घड़ी के चलने की दिशा याद रखिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी कि अगर हमसे किसी ने दाएं बोला तो मान लीजिए 12 बजे, ऊपर की तरफ है ना, तो यहाँ पे 12 समझ लो। अब 12 से सुई 1 की तरफ जाती है तभी तो सीधी चलती है, उल्टी जाएगी तो वो 11 की तरफ। दाएं मुड़ा था तो सीधे ऐसे मुड़ गया 12, ठीक है, 4 किलोमीटर चला। अब श्याम पश्चिम की ओर, दोनों एक पॉइंट से चले थे, वो भी यहाँ से चला। श्याम पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला और दाएं मुड़ गया। अब देखिए यहाँ हम कितना समझ लेंगे, 9 बज रहे हैं। अब 9 से 10 के लिए सुई जाएगी तभी तो सीधा जाएगी, 8 के लिए आएगी तो उल्टा आएगी, बायां ये हो गया, दायां ये हो गया। फिर चल के 3 किलोमीटर, तो देखो दोनों 3 चले तो ये स्पेस तो पैरेलल आ गया ना, ये वाली जो दूरी आ गई। तो अभी ये कितनी दूरी है, वो एक यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, और एक इस वाले पॉइंट पे है, तो दोनों के बीच 4 ये हो गई और 5 ये हो गई। टोटल मिला के कितनी दूरी हो गई, 9 किलोमीटर की। नेक्स्ट, यदि 7 जुलाई का दिन बुधवार है तो 15 अगस्त सप्ताह का कौन सा दिन होगा? एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। अगर मैं आपको बोलूं 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 दिन बाद भी वही होगा, 14 दिन बाद भी वही होगा। तो 7 से भाग करने के बाद शेष कितना बचेगा 15 में, 1, तो 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे। मैं आपको बोलूं 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा,
तो 7 चौक 28, 28 दिन बाद भी आज ही का दिन होगा, तो 2 ही दिन तो आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक होता है, आपको कोई डेट देके, कोई भी कितनी भी दूसरी डेट देके दिन पूछा जाए तो उनके बीच के दिन निकाल के 7 से भाग कर लीजिए, क्योंकि 7 जुलाई के बाद हर 7 दिन बाद 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो रहा होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। 7 जुलाई में 15 अगस्त तक आने में दिन काउंट कर लेते हैं। देखिए 7 जुलाई से 7 अगस्त 31 दिन, क्योंकि जो जुलाई था वो 31 पे एंड होता है, तो टोटल मिला के 31 दिन और अगस्त के 8 दिन और ऐड कर लीजिए, टोटल मिला के कितने दिन हो गए? 39 दिन। अब 39 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 पंजे 35, यानी कि हर 7 दिन बाद बुधवार आया होगा। 35 दिन बाद भी बुधवार आया होगा। केवल एक्स्ट्रा कितने डेज बचे? एक्स्ट्रा जो डेज बचे वो 4 शेषफल आया, यानी कि बुधवार में 4 ऐड करेंगे तो बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार। आंसर आ गया रविवार। नेक्स्ट, बीडी की माँ है और सीडी का भाई, एचई की बेटी है जबकि डीई की पत्नी, तब ई और सी में क्या संबंध है? ससुर, बहनोई, चाचा, भाई। तो देखिए सिंपल, बीडी की माँ है। यहाँ पे मैंने कुछ मार्क यूज किए हुए हैं। देखिए मैं जो यूज करती हूँ वो प्लस माइनस, प्लस से पा यानी कि जो हम पुरुष के लिए यूज करते हैं वो प्लस, और माइनस से माँ यानी महिला, तो माइनस यूज करते हैं महिला के लिए, प्लस यूज किया है पुरुष के लिए, और जो एक साइन यूज किया है वो किया है पति पत्नी के लिए, और जो 2 साइन यूज किए हैं वो है भाई बहन के लिए, और ऊपर नीचे पीढ़ी में तो पेरेंट्स आ ही जाते हैं। ठीक है, एक ही पीढ़ी में कंफ्यूजन होता है भाई बहन और पति पत्नी में, तो उसके लिए हम मार्क को अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था, बी डी की माँ है, तो डी की माँ है, डी को रखा नीचे वाली पीढ़ी में, उससे ऊपर वाली पीढ़ी में माँ आ गई। ठीक है, फिर सी डी का भाई है, तो भाई है, मैंने डबल मार्क उसके लिए लगा दिया, भाई है तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, एच ई की बेटी है, अभी एच और ई के बारे में नहीं था, इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। जबकि डी ई की पत्नी है, तो पत्नी के लिए ये वाला साइन सिंगल लगा दिया, और ई पत्नी है तो ऑब्वियस सी बात है डी पुरुष होगा, डी का भी फिर हमने माइनस मार्क तब लगाया। उसके बाद ई पत्नी है तो उस पे हमने प्लस लगा दिया, सॉरी क्या था, जबकि डी ई की पत्नी है, हाँ सॉरी डी पत्नी है तो डी पे माइनस और ई उसका पति होगा तो वो प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे एच ई की बेटी है तो एच बेटी है, ई की भी होगी और डी की भी होगी, एक ही बात है। क्या पूछा गया है फिर, तब ई और सी का क्या संबंध है? एच वाला पॉइंट तो हमें करने की जरूरत भी नहीं थी। अब किसका संबंध है, ई और सी में क्या संबंध है? तो देखो ये ई की कौन थी, पत्नी, और ये पत्नी का भाई, तो कौन हो गया, साला। ठीक है, और अगर इसको देखा जाए तो आपस में साला और बहनोई, तो ऑप्शन में जो है वो बहनोई है, तो आंसर हो जाएगा बहनोई। और इस वीडियो का लास्ट सवाल, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि सिरों को गिना जाए तो 200 है, और यदि टांगों को गिना जाए तो 580 है। कबूतरों की संख्या कितनी है? देखिए इस तरीके का सवाल बहुत इजी है करना। जब भी आपको 2 टांग और 4 टांग वाले कोई भी दिए जाए तो 2 वाले पूछे जाए तो गुणा 4 कर दीजिए, 4 वाले पूछे जाए तो गुणा 2। क्या है इसका लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए टोटल मिलाकर 200 सिर हैं, अगर टोटल मिलाकर 200 सिर हैं तो मान लेती हूँ मैं जितने भी सिर हैं मैंने सबका यहाँ पे सबकी 4-4 टांग, जिनकी 2 थी उनकी भी 4 गिन दी और जिनकी 4 थी उनकी तो 4 गिनी दी। टोटल मिला के यहाँ देख लेते हैं कितनी टांगे हो गई, 800। तो देखिए ये जो 800 और हमें टोटल टांगे दे कितनी रखी है, केवल 580। तो ये जो फर्क आया 800 और 580 का, वो किस वजह से आया, क्योंकि जो 2 टांग वाले जानवर थे हमने उनकी भी 4 टांगे गिन ली हैं। यानी वहां पे जितने भी 2 टांगों वाले सिर थे उनकी प्रत्येक की 2 टांगे, प्रत्येक की 2 टांगे एक्स्ट्रा गिनी गई हैं। तो एक्स्ट्रा टांगे कितनी हो गई, 220, और 220 यानी हर जानवर पे हमने 2 टांगे एक्स्ट्रा गिनी है, किसके, 2 पैर वालों की। तो 220 तो टांगे गिनी है तो आधा कर लेंगे तो 110 जो हो गए वो 2 पैर वाले सिर हैं, तो 110 हो गए। कबूतर की 2 टांग होती है, 110। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये सारे लॉजिक्स, जितने भी अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग सोल्यूशन, अलग अलग क्वेश्चंस थे, ये सारे एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और इससे आप उस चैप्टर में आए हुए और भी सवालों के करने की अप्रोच और ट्रिक जान गए होंगे, किस तरीके से हमें उसको अप्रोच करके सवाल को जल्दी से जल्दी कम टाइम में सॉल्व करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स अगेन।